हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने द डार्क डेप्थ क्यों नहीं बोला है। एक्चुअली एक मेरी बहुत अच्छी वेल विशर है, मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलते हैं जो रियली आपके लिए निस्वार्थ होकर कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा विश करते हैं। तो मैं उन्हें सब्सक्राइबर तो नहीं बोलूंगी, मैं उनको एक जेन्युइन वेल विशर बोलूंगी जिन्होंने मुझे ये कमेंट करके कहा कि आप ये डार्क मत शब्द इस्तेमाल कीजिए जब आप अपना इंट्रो लेती हैं। तो मुझे उनकी बातें काफी अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बकायदा बहुत ही मतलब अपना वक्त कीमती निकाल कर मेरे लिए इतना लिखा, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ, तो उनका रिस्पेक्ट रखते हुए मैं अब से द डार्क डेप्थ वर्ल्ड नहीं बोलूंगी, डीप डेप्थ वर्ड बोलूंगी। मैं कोशिश करूंगी, अगर कभी, क्योंकि इतने टाइम की आदत है तो थोड़ा सा हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हालांकि मेरे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो द डार्क डेप्थ वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन से आपको सुनने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। लेकिन अभी जब मैंने कल जो मैंने वीडियो डाला था, तो उसके बाद उनका जो है मुझे मैसेज आया। एक्चुअली वो जो दिव्यांका वाला जो मैंने वीडियो डाला था, जो उनकी प्रेगनेंसी जो अनाउंस होती है, उस वीडियो में उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि अगर वो मुझे कुछ कह रही हैं और वो मेरी बेहतरी के लिए है और वो नहीं सुनना चाहती हैं, उनको नहीं ये वर्ड सही लग रहा है मेरी पर्सनालिटी के लिए या मेरे चैनल के लिए, और जो भी उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया, जितना भी किया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि कोई अपना वक्त निकाल के आपका पॉडकास्ट सुन रहा है, फिर वो कमेंट कर रहा है, तो वो अपना वक्त जब मेरे चैनल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनकी इस बात का रिस्पेक्ट रखूं। और अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं कहूंगी, हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। तो आई होप उनको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। और बस ये तो एक छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी मेरे इंट्रो को लेकर। तो अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी अभी हॉटस्टार पर, जियो हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज चिरैया नाम से आई है, जिसमें मुख्य कलाकार है दिव्या दत्ता, और भी अन्य बड़े कलाकार उसमें हैं। लेकिन मेन जो ये वेब सीरीज है या मूवी है, आई डोंट नो, शायद वेब सीरीज है क्योंकि मैंने देखी नहीं है, शायद वेब सीरीज ही है। प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। मैं उसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी सुन रही हूँ, क्योंकि जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि शादी के बाद एक लड़की की कंसेंट के बगैर जब उसका पति उसके साथ रिश्ता बनाता है, तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप होता है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ा प्राइवेट होता है, और इसमें दो लोगों की मर्जी बहुत जरूरी होती है। स्पेशली विमेन्स के लिए तो ये भी कहा गया है कि अगर एक औरत की मर्जी ना हो, एक शादीशुदा औरत की मर्जी ना हो, तो उसकी मर्जी के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर उसका पति भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा हमने पिंक मूवी का एक डायलॉग भी सुन रखा है। तो ऐसा बिल्कुल होता भी है कि जहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी भी लड़कियां होती है, देखो लव मैरिजेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आजकल तो लव मैरिजेस में बहुत कुछ होता है, इवन अरेंज मैरिजेस में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसी शादियां होती हैं जो आप कह सकते हैं कि लड़का लड़की जो है, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये सब कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा घबराती हैं। हालांकि ज्यादातर तो अब जमाना काफी बदल गया है, सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी काफी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी थ्योरिकल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन में काफी फर्क होता है। लेकिन आज भी ऐसे कई छोटे कस्बे गांव हैं, इवन शहरों में भी ऐसी वारदातें होती हैं, कई घरों में भी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर लड़कियों की जब शादी होती है तब उनके हस्बैंड का काफी उन पर फिजिकल प्रेशर आता है। वो अभी किसी इंसान को ठीक से जानती भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनको फोर्स किया जाता है उनसे रिलेशन बनाने के लिए, और फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती होती है। तो इस जोर जबरदस्ती को लेकर काफी डिबेट भी चलती है कि क्या हस्बैंड का अपनी बीवी को टच करना, क्या ये गलत है या कितना सही है। इस पर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन जो ये वेब सीरीज है या फिल्म है, जो भी आप कह लो, इस पर यही दिखाया गया है कि एक लड़की जो जिसकी शादी होती है वो एक फैमिली में जाती है, और वहां पर उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की पहली रात को उसके साथ करता है, जबरदस्ती करता है, और फिर वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। मुझे नहीं पता मैं ये वेब सीरीज कभी देखूंगी या नहीं देखूंगी, बट जो इसका कॉन्सेप्ट है, यस मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, और ऐसी लड़कियों के मैं साथ भी हूँ जिनके साथ जोर जबरदस्ती जाती होती है। और मुझे लगता है कि ये लड़की और लड़के के पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कई लड़कियों की शादी जबरदस्ती कर दी जाती है, वो किसी और को पसंद करती हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं शादी किसी और से जबरदस्ती करवा देते हैं। या फिर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, शादी के लिए रेडी भी नहीं होती, फिर भी उनके पेरेंट्स उनकी शादी करवा देते हैं। और यहाँ पर जो लड़का होता है उस पर तो एक अलग ही किस्म का मतलब दबाव ही होता है, लेकिन वो दबाव कम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कही जाती है कि देखो तुम अब जा रहे हो अपनी सुहागरात मनाने के लिए, तो बस तुम अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करके ही बाहर निकलना, और जाओ जाकर तुम जो हो बिल्ली मारो, तुम ये करो वो करो। और सारे दोस्त यार रिश्तेदार सबकी आंखों में वो एक सवाल होता है कि क्यों हो गया ना। तो अभी भी ये सारी चीजें बहुत होती हैं, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मतलब ये ऑब्वियसली होती है कि जब शादी के बाद लड़का लड़की को कमरे में भेजा जाता है तो बड़ी यू नो टांग खिंचाई होती है। कई भाभियां बहनें तो दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हैं, लड़के को अंदर तक जाने नहीं देती हैं, पहले हमारा नेक लाओ शगुन लाओ, ये सब ड्रामेबाजी बेकार की होती रहती है। तो ये छेड़खानी चलती रहती है। अब वो छेड़खानी कब एक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है लड़के के लिए, क्योंकि लड़के के भी सब लोग उससे जब वो बाहर निकलता है तब आंखों आंखों में सारी इशारेबाजी हो जाती है। जो लड़के के माता पिता है वो भी लड़के की हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि हाँ भाई लड़के ने आज बाजी मार ली रात को। इस तरह की बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। अब क्या होता है ऐसे में फिर लड़कों के को भी अपने आप को साबित करना होता है कि भाई, आपको पता ही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत सारे प्रेशर लड़कों पर भी होते हैं, लेकिन लड़कों को ये चीज नहीं सिखाई जाती है, ये चीज नहीं बताई जाती है कि बेटा ये, क्योंकि स्पेशली जो टिपिकल अरेंज मैरिज होती है, पहले क्या होता था कि लड़का लड़की शादी के मंडप में ही मिलते थे। तो भी क्या होता था कि लड़का लड़की को जब कमरे में बंद कर दिया जाता था, बंद करने से पहले लड़के को हिदायत दी जाती थी कि भैया अब चढ़ जाइयो लड़की पर, बस अब पीछे मत हटियो, तू दिखा दे इसको तू मर्द की औलाद है। तो ये होता था कि भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर देखी है, और तस्वीर देखने के बाद शादी के सिर्फ मंडप में पहली बार एक दूसरे को देखने के बाद भी जो माँ बाप होते थे स्पेशली लड़के के,
वो कहते थे कि अब बेटा जाएगा और हमारे लिए पोते का इंतजाम करके ही कमरे से बाहर निकलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समझ लो उस लड़के की खटिया खड़ी हो गई। जो उसको इस तरीके के ही अपब्रिंगिंग लड़कों को दी जाती थी। वो ये नहीं कहते थे यार एक लड़की है, डरी हुई है, दूसरे घर से आई है। पहले तो यंग यंग लड़कियों की शादी हो जाती थी और लड़के थोड़ी एज में बड़े होते थे और लड़कियां छोटी होती थी। तो ये होता था। तो ऐसे में जो कम उम्र की लड़कियां होती थी, और कुछ शादियां तो बचपन में हो जाती थी, फिर थोड़ी बड़ी होती थी तो गौना हो जाता था। तो वहां पर भी क्या होता था कि लड़का लड़की दूर दूर अलग अलग गांवों में रहते थे, तो इतना मिलना जुलाना भी नहीं होता था। फिर एक ही बार जब गौना हो जाता था तब जो लड़की की जो माँ होती थी वो कहती थी कि बेटा अब तू विदा हो रही है, अब जब तुझे गर्भ धारण हो जाएगा तभी तू आए ना अपनी डिलीवरी के लिए, तब तक मत आना। तो ऐसा भी होता था। फिर जो लड़कियों की विदाई होती थी, फिर जब वो प्रेग्नेंट होती थी तब डिलीवरी के लिए अपनी माँ के घर आती थी। तो वो एक सिलसिला शुरू होता था। तो यानी कि आज भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। ठीक है, जमाना बदल गया है, लेकिन अभी भी लोगों की कुछ सोचें जो हैं अभी भी वैसी की वैसी हैं कि भाई कोई लड़की है, तुम लोग जानते नहीं हो, अभी एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो। माएँ अपने लड़कों को ये नहीं कहती कि बेटा लड़की के साथ में थोड़ा सा सेंसिटिवली बिहेव करना, उस अगर वो डरी हुई है तो उसको काम डाउन करना। क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप किसी को जानते नहीं हो, किसी के बारे में आपको इतना पता नहीं है, आप कैसे उसके सामने निवस्त्र हो सकते हो? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे भी किसी के सामने भी अपने कपड़े उतार देना, जिसको तुम जानते नहीं हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। या अगर कोई लड़की है तो उसके लिए भी कितना ज्यादा, मतलब एक तरीके से टॉर्चर होगा कि तुम जाओ और बस फिर उसके बाद उतार दो अपने कपड़े और लेट जाओ बिस्तर पे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये पेरेंट्स ये बात को समझते नहीं थे। तो वही चीजों को जो है अभी भी कहीं ना कहीं उन प्रथाओं को अभी भी कई जगहों पर चलाया जाता है। तो ऐसी ही सोच को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये वेब सीरीज या फिल्म, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, शायद ये वेब सीरीज ही है, हाँ ये वेब सीरीज ही है, मुझे जहां तक अब ध्यान में आ रहा है। फिर भी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। तो इस जो इसका सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा बोल्ड है, क्योंकि शादी के बाद पति के साथ जो बने संबंध होते हैं तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, अब वो जबरदस्ती ही क्यों ना बनाए गए हो। तो ये बहुत ही सेंसिटिव और एक बोल्ड टॉपिक है, और वाकई मैं इस चीज को मैं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की अगर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, स्पेशली अगर एक लड़की कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली लड़कों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई एक लड़की है, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई है और वो मेरे साथ एक कमरे में बंद कर दी गई है, और फिर मैं जो है उसके साथ मैं किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करता हूँ, तो उसकी साइकोलॉजी पर कितना बुरा इफेक्ट होगा। क्योंकि पहले साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ किस चिड़िया का नाम होता था वो किसी को पता नहीं होता था। अब तो खैर जमाना काफी बदल गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ ऐसे परिवार अभी भी बैठे हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद तुरंत बाद अगर लड़का लड़की कमरे में गए हैं और उनके बीच में कुछ नहीं हुआ है तो उनको ये बात हजम ही नहीं होती। उनको लगता है यार एक लड़का लड़की एक बिस्तर पे सोए हैं और एक दूसरे को बिना हाथ लगाए ये कैसे हो सकता है, कैसे रेजिस्ट आप कर सकते हो। ये जो एक बात है ना, ये बहुत ज्यादा लड़कों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का कारण बनती है। तो चलो ये बात तो है, और मैं इस बात को सपोर्ट भी करती हूँ, मैं उन औरतों के साथ भी हूँ जिनके साथ ये गलत होता है, और मेरी सारी सहानुभूति भी है। चलो ये तो हो गया एक सिक्के का एक पहलू कि एक लड़की
लड़की की ना कि एक लड़के को रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ। अब मैं चलूंगी इसके दूसरे पहलू के ऊपर, क्योंकि मैं इसका दूसरा पहलू भी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसका दूसरा पहलू भी अपने आसपास देखा है। जब एक अरेंज मैरिज में एक लड़की को पूरा हक है अपने हस्बैंड से ये कहने का कि नहीं यार, अभी अभी नहीं, चलो बात करते हैं, चलो एक दूसरे के साथ अपना वर्बल टर्म्स पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, ये सारी चीजें फिर हम बाद में करेंगे। तो हम उस लड़की की बात को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, वो अभी अरेंज मैरिज में इतना जानती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़की की जिंदगी में इससे पहले कोई लड़का था नहीं, उसके पास भी कोई एक्सपीरियंस है नहीं और उसने किया भी नहीं। कई बार क्या होता था पहले के टाइम में, लड़कियां जो थीं उनके भले ही बॉयफ्रेंड होते थे, अफेयर्स होते थे, पर उसमें भी वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करती थी। फिर वो अफेयर टूट जाते थे, फिर उनकी शादी कहीं और हो जाती थी। वो एक अलग सिनेरियो है, उसमें भी उनको वक्त लगता था किसी के करीब आने में। तो भी मैं कहूंगी कि भाई टाइम लड़के को देना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई लड़की की। अब मैं बात करूंगी लड़कों की, कि लड़के जब ये डिमांड करते हैं अपनी बीवियों से, जब वो शादी की रात को अपनी अरेंज मैरिज की हुई पत्नी से, जिसको वो साल भर से ही जानते हैं, उसमें भी ऑफ एंड ऑन मिलते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, और इस 1 साल की 1 डेढ़ साल की कोर्टशिप में वो कोई लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये सब चीजें शादी के बाद ही हो तो बेहतर है। और शादी हो जाती है, और शादी के बाद लड़का कहता है कि यार अभी हमें थोड़ा और एक दूसरे को जानना चाहिए, अभी और हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हमारी मुलाकातें हुई हैं वो चंद घंटे की हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, और ठीक है हम एक दूसरे को वर्बली थोड़ा और अच्छे से जानना मैं चाहता हूँ। अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि लड़के का भी ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उस बीवी से पहले उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी जिसके साथ कोई रोमांटिक उसका रिलेशनशिप हो। देखिए, फीमेल फ्रेंड्स मेल फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन देखिए अब लड़का अगर असूल वाला है तो फिर वो फ्रेंडशिप भी जस्ट फ्रेंडशिप तक ही होती है, उसमें भी कोई आपकी कोई लाइन क्रॉस नहीं हुई है। क्योंकि आजकल ऐसी भी फ्रेंडशिप्स होती हैं जिनको हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट कहते हैं, कि होती वो फ्रेंडशिप ही है, लेकिन उस फ्रेंडशिप में थोड़ा सा पर्सनल वाला जो है वो बेनिफिट होता है। तो ऐसी भी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ उसकी कोई ऐसी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली भी फ्रेंडशिप नहीं है। तो फिर वो अगर अपनी वाइफ से ये डिमांड करता है, तो क्या उसकी वाइफ का ये फर्ज नहीं है कि वो अपने हस्बैंड की बात को रिस्पेक्ट रखे? लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि देखो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जज्बात, सेंस हर किसी की ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। ठीक है, मर्द और औरत दिखने में, चाहे सोच भी आप कह दो, दोनों की अलग होती है, लेकिन जज्बात कहीं ना कहीं तो होते ही है ना एक जैसे। और स्पेशली लड़कों के ऊपर भी ये बहुत प्रेशर होता है कि हमें अपनी वाइफ को कैसे करना है। अब मैं ज्यादा खुल के तो नहीं बोल सकती, अगर जितने भी लड़के ये बात सुन रहे होंगे वो मेरी बात को कहीं ना कहीं ये सहमत होंगे, स्पेशली जब अरेंज मैरिज होती है, और एक ऐसी अरेंज मैरिज होती है जिसमें बहुत शर्म, बहुत पर्दा, बहुत लिहाज, बहुत दूरी रखी गई हो शादी से पहले, और उसके बाद वो शादी करते हैं। तो अगर लड़का ये डिमांड करे कि यार थोड़ा वक्त मुझे अभी इस रिश्ते को और समझने के लिए चाहिए, तो हम अपनी मैरिज को अभी अभी आगे एक स्टेप पर नहीं लेके जाते हैं, अभी हम उसको एक फ्रेंडली नोट पर रखते हैं, थोड़ा और एक दूसरे के करीब आते हैं। तो फिर क्यों इसे लड़के की कमजोरी समझा जाता है? क्यों ये लड़के की मर्द होने पर भी सवाल उठने लगते हैं? क्यों फिर बीवी अपने हस्बैंड से ये डिमांड करती है कि तुम जाओ और मेडिकल अपना टेस्ट करवाओ, और मुझे एक डॉक्टर से लिखा हुआ प्रमाण लाके दो कि हाँ, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम पूरे संपूर्ण तरीके से मर्द हो? तो क्या ये गलत नहीं है? ठीक है, औरत के साथ
मर्द जबरदस्ती करता है शादी के बाद, वो गलत है, मैं उस चीज को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करती कि जब औरतें अपने पति से उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाती हैं और साथ में उनको फोर्स करती हैं, एक बार नहीं बल्कि दो दो बार, लड़का जाता है अपना टेस्ट करवाता है, और वो जो टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है ना, मैं आपको बताऊं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। जैसे कि अब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसको कैसी फीलिंग आती है, क्यों फीलिंग वो ऐसी आती है, किस वजह से आती है, आप लोग समझते हैं ना। तो वैसे ही लड़का जब वो मेडिकल टेस्ट करवाता है, अपना अपनी मर्दानगी की जांच करवाता है, तो वो जो जांच का जो प्रोसेस होता है वो भी कुछ कम टॉर्चरिंग नहीं होता। मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर कोई भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, मेरे भाई, बड़े भाई या छोटे भाई, तो वो इस बात को अच्छे से समझेंगे कि कितना मेंटली ये टॉर्चर होता है। और उसके बाद जब पति बीवी के सामने रिपोर्ट फेंकता है कि देख, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं पूरे तरीके से मर्द हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैंने तुझसे एक डिमांड की, तुझसे एक रिक्वेस्ट करी, और तूने जाकर मेरे ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, अपने माँ बाप को जाकर बता दिया। और फिर जब लड़की रिपोर्ट्स देखती है, अपने बाप को जाके दिखाती है कि देखो तुम्हारा दामाद तो मर्द है पूरे तरीके से, तो जो बाप कहता है, ससुर कहता है लड़के का कि नहीं नहीं, ये रिपोर्ट्स तो नकली हैं, जाली हैं, वो तुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया, अकेले कैसे चला गया। भाई, ये क्या बात होती है। आपको पता है, जब एक प्रेग्नेंट औरत से अगर उसका पति ये सवाल कर ले कि तेरे पेट में जो बच्चा है, तू इसको साबित कर कि ये मेरा ही बच्चा है, तो कितनी ज्यादा औरत फफड़ जाती है। भले ही कई बार पति सच भी क्यों ना पूछ रहा हो, लेकिन फिर भी औरत कितनी ज्यादा हर्ट हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी कंसेंट के बिना वो टेस्ट नहीं पॉसिबल है, उसकी जांच पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो अक्सर क्या होता है, मैंने सुना था क्राइम शो में कि एक ऐसा टेस्ट होता है जो औरत के कंसेंट के बिना हो ही नहीं सकता, कि भाई उससे पता लगा सके कि जो उसकी कोख में बच्चा है वो उसके शौहर का ही है। तो आप सोचिए, जब औरत के कंसेंट की इतनी कीमत रखी जाती है, इतना करा जाता है, इतनी महत्वता दी जाती है, और दी देनी भी चाहिए, मैं उसको गलत नहीं कह रही, लेकिन मर्द के कंसेंट की, उसकी सिचुएशन की, उसकी गलती ये होती है कि वो जाता है चुपचाप। क्योंकि एक मर्द के लिए अपनी जांच करवाना कि उसमें कोई कमी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले के जो टाइम के जो मर्द होते थे ना, उनमें कमी होती थी, उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसकी सजा भी वो अपनी बीवियों को देते थे, उसका भी गुस्सा वो अपनी बीवी पे निकालते थे। लेकिन अगर कोई मर्द के ऊपर अगर औरत सवाल खड़े कर दे कि नहीं, तुम मुझे हाथ इसीलिए नहीं लगा रहे हो क्योंकि तुम में कोई कमी है, तो वो आदमी क्या अपनी बीवी को लेके जाएगा? उसके लिए वहां उस डॉक्टर के दरवाजे पे जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी वो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी को उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। और फिर जब वो दूसरी बार उससे डिमांड करती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम दूसरी बार भी करवा लो, तो फिर क्या ये पति की उस पर बात नहीं आ जाती है? जब आप ये देखिए, जब एक औरत से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगा जाता है, उसकी अग्नि परीक्षा की बात होती है, तो औरत का दिल कितना दुखता है, कितनी तकलीफ होती है, वो यहाँ तक कि पति को भी छोड़ने को तैयार हो जाती है। तब ऐसा फिर हस्बैंड नहीं कर सकता। तो ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बात करना भी चाहेगा या कोई बात करता भी होगा, या अगर कोई बात करेगा भी तो उसको इतनी तवज्जो भी दी जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने ये सिचुएशंस भी देखी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में भी बात करूं। लड़की की ना की वैल्यू बेशक होनी चाहिए, तो लड़के की ना की भी तो बेशक वैल्यू होनी चाहिए। प्यार का पंचनामा 2 में कार्तिक आर्यन ने एक मोनोलॉग दिया था, उसमें एक बात बोली थी कि अगर एक लड़का
एक अपनी गर्लफ्रेंड को रिलेशन बनाने के लिए या वाइफ के साथ रिलेशन बनाने के लिए मना करता है, तो वाइफ के काउंटर अटैक शुरू हो जाते हैं कि अरे अब तो तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, अब तो तुम्हें कोई और इंटरेस्ट है। और जब कोई औरत मना कर दे तो यार समझो यार, उसको तकलीफ है, उसको कोई इशू हो रहा होगा, उसके कोई मंथली इश्यूज होंगे। तो ये भेदभाव, ये दोगलापन क्यों? ना की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन दोनों के लिए होनी चाहिए। अगर औरत की ना की कीमत है तो मर्द की भी ना की कीमत है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब मर्द की ना की कीमत को कुछ और ही समझा जाता है। कभी उसको नामर्द बता दिया जाता है, कभी उसको गे बता दिया जाता है। तो आप सोचिए कि जब एक ऐसे इल्जाम एक आदमी पे लगते हैं और औरत के द्वारा ही लगते हैं और औरत के परिवार के द्वारा लगते हैं, तो फिर वो मर्द उस औरत के साथ कैसे रहेगा? एक मर्द को, मतलब एक मर्द अपनी बीवी को अगर बांझ कह दे ना, तो औरत उस अपने हस्बैंड की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं हो जाती। और यहाँ तो एक औरत ही अपने पति को नामर्द कहने पर उतारू है, तो वो कैसे उसके साथ रहेगा? तो ये थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप एक पहलू बता रहे हो कि औरतों के साथ ज़्यादती होती है, शादी में बहुत कुछ होता है, लेकिन मर्दों के साथ भी ज़्यादती होती है। उस पर भी थोड़ी बार बहुत बात होनी चाहिए। एक लड़के को किस कदर टॉर्चर किया जाता है, किस कदर उसको प्रेशराइज़ किया जाता है उसकी खुद की फैमिली के द्वारा। उसको फ़ोर्स किया जाता है कि चलो रात हो गई है, जाओ अपनी बीवी के कमरे में, जाओ, जाओ, जाओ। ऐसे नहीं बनते रिलेशनशिप, ऐसे ही नहीं होता। जब तक 2 लोगों की मर्ज़ी ना हो, एक दूसरे के में, मतलब आप कह सकते कि एक दूसरे के प्रति अगर कोई आकर्षण ना हो, दोनों राज़ी ना हो, दोनों में वो सेम फ्रीक्वेंसी ना हो, तो रिलेशन ऐसे नहीं बनते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, हर चीज़ पॉसिबल हो जाती थी क्योंकि लोग इतना डीपली, डेप्थली सोचते नहीं थे। लड़के को था भाई मैंने शादी की है, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ, अब मैं बस घुस जाऊँगा। और उधर लड़की को भी होता है, लड़की भले ही डरी हुई हो, सहमी हुई हो, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि ये एक रिचुअल है कि भई शादी हुई है, अब पति के कमरे में जाना है और फिर वो सब कुछ होगा। तो यहाँ पर ना ये मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारी सोसाइटी दोगली हो जाती है। कभी-कभी ओवर फेमिनिज़्म कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाता है कि मर्दों के प्रति भी जो तिरस्कार, अभाव होता है, वो उस पर कोई बात नहीं करता। वो कहते हैं ना, एक फ़िल्म का भी डायलॉग है शायद जूही चावला की दरार मूवी का, कि मर्द को मर्द का खिताब औरत ही देती है। तो ये इस वाली बात का भी बहुत सारी औरतें फ़ायदा उठाती हैं। 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी जब उनको अपने पति से अलग होना होता है तो बोलती हैं भई मेरा पति तो गे है। मतलब कुछ भी, मतलब आजकल मैं देखती हूँ कि औरतों का भी कुछ हिसाब-किताब मुझे समझ नहीं आता है। तो ये जब इस तरह के जब शोज़ बनते हैं, तो सोसाइटी को जब एक पहलू से परिचय करवाया जाता है, तो उस दूसरे पहलुओं को भी तो दिखाओ, जहाँ पर एक आदमी को फ़ोर्स किया जाता है कि तुम जाओ, अपने कपड़े उतारो और बस घुस जाओ तुम बीवी के बिस्तर पे। तो ये भी होता है। और जब कोई लड़का मना कर दे कि यार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे अगर अपनी वाइफ के प्रति अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, ये जो एक सच्ची मोहब्बत को लेकर जो एक मुगालता है कि प्यार में शक्ल सूरत मैटर नहीं करती, एक तो सबसे बड़ा झूठ यही है। प्यार में सब कुछ मैटर करता है। वो पहले के ज़माने में भी होता था और चलो वो शादियाँ हो जाती थी, लेकिन वो शादियों में भी प्रॉब्लम आते थे क्योंकि फिर उसमें भी एक अलग टाइप की इनसिक्योरिटीज़ होती थी। शादी इटसेल्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। कभी फिज़िकैलिटी की इनसिक्योरिटी है, तो कभी भरोसे की इनसिक्योरिटी है। हर तरीके की इनसिक्योरिटी आपको होती ही रहती है क्योंकि ये रिश्ता जो होता है ये दिल का बना हुआ होता है, इससे दिल लगा होता है। तो कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कब ये दिल का लगा रिश्ता कहीं इसमें दिल ऊब ना जाए। तो उस दिल ना ऊपे, उस दिल को लगा रहे,
इसलिए पति पत्नी जो हैं वो इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन एक कोशिश ये भी होती है कि अपने आप को अपने लाइफ पार्टनर के सामने थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाए रखने की। लेकिन कई लड़कियों को ये मुकालता होता है कि भाई सच्ची मोहब्बत में आप जैसे भी हो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा। देखिए ये लव मैरिज में शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब मैं अरेंज मैरिज की अगर बात करूं तो वहां पर सेक्सुअल अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब लड़के को लड़की इस पर अट्रैक्शन हो नहीं रही है, अब वो लड़की को थोड़ा सा कह रहा है कि तुम वेट लॉस करो, तुम अच्छी दिखो। ठीक है, लड़की को ये बात अच्छी नहीं लग सकती, मैं उस बात को कंप्लीटली मानती हूँ। लेकिन फिर हस्बैंड वाइफ को अपनी बात को फिर अपने तक ही रखकर, देखो आपको अपने हस्बैंड से कोई भी शिकायत है या वाइफ को, हस्बैंड वाइफ दोनों को कोई ना कोई एक दूसरे से प्रॉब्लम रहती है। तो जब दो लोग आपस में बंद कमरे में अगर अपना झगड़ा सुलझाएं, जो भी हो तो सही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक अपनी फैमिली को जा जाकर छोटी छोटी बातें करे, छोटा छोटी चीजों में इन्वॉल्व करे, तब शादी खराब हो जाती है। और कई लड़कियां, जी हाँ मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी वो अपनी मदर के साथ शेयर करती हैं। हस्बैंड ने क्या दिया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए वैलेंटाइन डे पर क्या सरप्राइज प्लान किया, वो ये सारी बातें दिखाती हैं, बताती हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह भी खींच खींच के भेजती हैं कि देखो मैंने ऐसा डेकोरेट किया। तो एक हस्बैंड वाइफ का एक बड़ा प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। उस मोमेंट में ना, ना लड़के की फैमिली को आना चाहिए ना लड़की की फैमिली को आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए और एक दूसरे को बस इतना समझाना चाहिए कि ऐसा कोई भी व्यवहार आप एक दूसरे के साथ मत करो जिससे आप दोनों को दुख हो। बस इतना कह दो लड़का लड़की को, मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, और निकल आओ कहकर। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के बेडरूम में ही घुसे रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज का इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो लड़कियों की माएँ होती हैं वो भी पूछती हैं, अच्छा क्या चल रहा है, क्या तुम्हारी बेडरूम लाइफ है। इसके बारे में भी मैंने शायद कभी बात करी थी। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो जहां पर लड़कियों के ना को इतना समझा जाता है या संभवाने की कोशिश की जा रही है कि एक लड़की की मर्जी की रिस्पेक्ट करो, तो मैं चाहूंगी कि भाई लड़का लड़की दोनों की मर्जी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को फोर्स नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर जो है लड़कियां लड़कों को फोर्स करती हैं बच्चे पैदा करने के लिए, कई जगहों पर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स करते हैं। ये फोर्स से नहीं होता है। जब तक दो लोगों की मर्जी ना हो तब तक कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उस चीज का, ठीक है आप कर लेते हो फोर्स में आकर, और आपको एक टाइम बाद आपको शायद अच्छा भी लगे, लेकिन फिर वो बाद में वो चीजें हिट करती हैं जब वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाने लगती हैं। तो यहाँ पर दोनों की मर्जी को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। औरत की मर्जी को मर्द को रिस्पेक्ट करना चाहिए और मर्द की मर्जी को औरत को। लेकिन मुझे लगता है ये बातें कभी कभी सिर्फ कहने की हैं, मानने की नहीं है। ये बातें सुनने में कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज भी एक लड़के पर क्वेश्चन किया जाता है कि तेरे साथ एक लड़की सोई है तो तूने उसको जाने कैसे दिया। ये वाली बात होती है। आग के पास घी रहेगा तो वो तो पिघलेगा ही, और अगर घी ना पिघले तो फिर घी में ही गड़बड़ है, आग की तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये लड़कियों को भी ये बात समझनी चाहिए, स्पेशली अरेंज मैरिज में, क्योंकि लड़कियां बहुत इमोशनल फ्रंट से सोचती हैं। वो कभी कभी लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचती हैं कि लड़कों का जो कहते हैं ना अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो होता है फिजिकलिटी। जितनी लड़की खूबसूरत होगी, लड़का फिर थोड़ा सा उसका भी मन करेगा कि मैं उस लड़की के नजदीक जाऊं, और जब वो लड़की के नजदीक जाएगा तो वो ऑब्वियसली उसके साथ
सेंसिटिव बिहेव भी करेगा, इमोशनल भी होगा, उसको हर तरीके का वो सब देगा। तो ये अगर लड़के को अट्रैक्शन नहीं हो रही है तो लड़की को भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा हस्बैंड मेरे साथ कंफर्टेबल हो और मेरे साथ वो सारी एक्टिविटीज करने के लिए कंफर्टेबल हो जाए जिससे वो झिझक रहे। कुनिका जी, जो एक्ट्रेस कुनिका जी हैं, उन्होंने भी ना सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में आकर यही बात कही थी कि औरतों को भी सोचना चाहिए, जैसे किसी लड़की के साथ कभी बचपन में कोई हैरेसमेंट होती है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, तो फिर जब उनकी शादी होती है तब वो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल होता है हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने में। तो हो सकता है अगर आपका हस्बैंड अगर मना कर रहा है तो उसके साथ भी कोई ऐसा सिमिलर सिचुएशन हो सकती है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड लड़की को भी करनी चाहिए। यहाँ पर सारी बात होती है मैच्योरिटी की। माँ बाप ये सोचते नहीं है, माँ बाप सोचते हैं बस शादी करो शादी करो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे बेटे बेटी दोनों में जिनकी हम शादी करवा रहे हैं, क्या वो इतने मैच्योर हैं, क्या वो इतने केपेबल हैं। उनको लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से इनकी शादी चला देंगे। ठीक है, माँ बाप का एक्सपीरियंस काम करता है, लेकिन आज की थोड़ी जो सिचुएशन है वो काफी बदल गई है। बस मैं यही कहना चाहती थी, मैं यही बताना चाहती थी। मैं इस वेब सीरीज को कोई काउंटर नहीं करना चाहती, मैं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहती। मैं ये नहीं कहती कि इसमें जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो सही है। लेकिन मैं एक और नजरिया भी आप लोगों के सामने लेकर आना चाहती थी जिस पर बातें कम होती हैं। मुझे लगता है उस पर भी बातें कम होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कोई ऐसा वेब सीरीज, कोई ऐसी वेब सीरीज ही कहूंगी, फिल्मों का तो भूल जाइए कि फिल्में चलती नहीं है। हाँ, ओटीटी पर कोई फिल्म ऐसी बना दे जिसमें एक मर्द की नाक का कितना मजाक उड़ाया जाता है, तो भी ये काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। और मुझे लगता है इस पर भी कोई अगर डायरेक्टर मुझे सुन रहा हो, कोई राइटर सुन रहा हो, तो मैं उसको ये आइडिया देना चाहूंगी कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट लेकर कोई वेब सीरीज या कोई मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाए। तो मैं तो बस यही चाहूंगी। मेरा कोई चिरैया वेब सीरीज से किसी भी तरीके से कोई वो इशू नहीं है। मैं तो एक अपना पहलू, एक अपना नजरिया, एक अपना डेप्थ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चीजें अपने आसपास देखी हैं, मैंने हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करके आप लोगों को भी अवेयर करूं। तो यही मेरा मकसद होता है। और आप में से जितने लोगों ने वो वेब सीरीज देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग चाहे तो मेरे साथ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये वेब सीरीज देखने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो अपनी आसपास जो चीजें देखी हैं वो मेरे लिए काफी हैं। बट कभी मैं कह नहीं सकती, हो सकता है मैं इस वेब सीरीज को देखूं, क्योंकि अभी मेरे पास जियो हॉटस्टार का एक्सेस नहीं है, तो मैं चाहकर भी नहीं देख सकती और मेरा ऐसा मूड भी नहीं है। मैंने मिसेज मूवी भी नहीं देखी, तो मैं फिर क्या देखूंगी। कभी कभी ठीक है, मैं रियल सिनेमा रियलिटी को पसंद करती हूँ, हार्ड हिटिंग चीजें मैं देख सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर मैंने कई वेब सीरीज या फिल्मों के बारे में मैंने अपने चैनल पर जरूर डिस्कस किया है, लेकिन पता नहीं क्यों कई बार कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अच्छे होते हुए भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं रहे होते। तो हो सकता है आगे भविष्य में मैं देखूं, पर मुझे चांसेस कम लगते हैं। तो मुझे स्टोरी पता है और इस स्टोरी का एक दूसरा पहलू तो मैंने खुद आप लोगों के सामने लाकर रख दिया है, तो इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ। तो खैर, अब और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। तो यहाँ पर मकसद एक पहलू को मुझे उंगली उठाने का नहीं था, बल्कि दूसरे पहलू को जो छुपा हुआ है, ढका हुआ है, उसे आप लोगों के सामने लाकर मैं रखना चाहती थी। इसीलिए मैंने इस विषय पर बात करी। तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि भाई आप दिखा कुछ रही हैं लेकिन बता कुछ रही हैं। लेकिन देखिए, ऑफ कोर्स आप लोगों ने ये वेब सीरीज अब तक तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो आप लोग जरूर देखिए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी मैंने सोचा कि
अगर आपको ये वेब सीरीज देखकर अगर आप एक तरफा अगर बात को समझ रहे हैं तो दूसरी तरफा को भी अगर आप समझ लें तो दोनों तरफा के मसले हल हो जाएंगे। बस मैं वो कहना चाहती थी। आई होप कि मैं जो बताना चाह रही हूँ मैं सही से बता पाई हूँ। और मुझे उन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है, उन लड़कों के लिए बुरा लगता है। देखिए, मैं कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहती हूँ। जहाँ पर औरतें वाक़ई प्रताड़ित होती हैं, जेन्युइनली दुखी होती हैं, मैं उनके साथ में खड़ी होती हूँ। और अगर कोई आदमी है, कोई मर्द है, जिसके साथ कुछ ऐसी ही जाती हुई है, तो उसके साथ भी मैं सिम्पैथी रखती हूँ। मैं ये नहीं है कि भई औरत तो कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। औरतें भी गलत हो जाती हैं और मर्द भी गलत हो जाते हैं। और मर्द भी कभी-कभी ऐसा काम कर जाते हैं जो कभी औरतों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, और कभी-कभी औरतें वो कर जाती हैं जिसके लिए मर्द हमेशा उनकी हँसी उड़ाते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी भी जेंडर को मैं कहूँगी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो बस मेरा वही मुद्दा रहता है। और बस मेरी कोशिश है एक नई दृष्टि, एक नया विज़न आप लोगों के सामने रखने की, क्योंकि मैं खुद नए विचारों को, नई सोच को काफ़ी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, लेकिन मैं इतना तो समझ रखती हूँ कि ठीक है, भले ही वो मुझे एक्सेप्ट ना हो, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर तो ये देखिए बात डिग्निटी की आती है। जब औरत की डिग्निटी बहुत मैटर करती है, तो आदमी की डिग्निटी भी क्यों ना मैटर करे। तो मैं बराबरी में विश्वास रखती हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर मर्द और औरत के चलने पर विश्वास करती हूँ। बस वो कंधे टकराने नहीं चाहिए, उस बात का मैं ध्यान रखती हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे चैनल पर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भई मैं जेंडर बायस हो रही हूँ, मैं सिर्फ़ औरतों को सपोर्ट करती हूँ या मैं सिर्फ़ मर्दों की बात सुनती हूँ। जहाँ पर जो चीज़ सही है, मैं उसको सही कहती हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करना है, और मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक आपको लगता है तो ज़रूर कीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर कोई बात कोई आपको बुरी लग गई हो तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बस जो दिल में था वो ज़ुबान पर मैंने रख दिया है और आप लोगों के सामने मैंने उसे कह दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो ऐसी अपनी आप बीती को ऐसे पब्लिक में आकर नहीं बोलते, जब मामला उनके बेडरूम से रिलेटेड होता है। औरतें फिर अपनी बात को पब्लिक में आकर कहने का दम रखती हैं, लेकिन मर्द नहीं रख पाते, क्योंकि उनको लगता है हमारा मज़ाक उड़ाया जाएगा। और मज़ाक उड़ता भी है, ऐसी बात नहीं है, मज़ाक भी उड़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें किसी की बात को एटलीस्ट अगर हम सुन लें, भले ही हमारा कोई भी उस पर ओपिनियन क्यों ना हो, लेकिन एक बार उसकी बात को सुन लें और उसको बोलने का मौका दें, उसको मन हल्का हल्का करने का मौका दें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अब जज ना करूँ किसी को, बल्कि किसी के जो जज़्बात हैं, उसको समझने का मैं प्रयास करूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है। अब मैं अगर आगे और बोलती जाऊँगी तो पता नहीं मैं खुद ही ना कन्फ्यूज़ हो जाऊँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस अब मेरा टाइम अब अप हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाल कर इतना वक़्त मेरे पॉडकास्ट पर दिया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।